नहीं थी, बट जैसे कि आपकी 4.1 एक्सरसाइज में माइनर्स और कोफैक्टर्स के क्वेश्चंस थे, तो मुझे माइनर और कोफैक्टर पढ़ाना जरूरी पड़ गया। बट ये जो आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये समझ लो कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% लिखवा लो कि 12th में अप्लाइड मैथ्स के बच्चे हों, कोर मैथ्स के बच्चे हों, सीयूईटी के बच्चे हों, इस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पर क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पर क्वेश्चन आता जरूर है। क्या करना होता है, कोई बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं होती, सिर्फ प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है, दिमाग में है, तो उसके क्वेश्चंस आप यूं ही कर दोगे, विद इन 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर प्रॉपर्टीज के आप क्वेश्चंस कर दोगे। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या कहती है। लास्ट वीडियो में हमने, लास्ट की 2 वीडियोस पर, डिटर्मिनेंट्स की लास्ट की 2 वीडियोस हमने पढ़ी हैं। उस पर हमने एक वीडियो में तो डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए पहले डिटेल में, उसको कैलकुलेट करना, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर और 3 बाय ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट्स निकालना सीखा है हमने। फिर हमने माइनर, कोफैक्टर्स और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एक वीडियो में 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज पर पहले बात करेंगे, पहले डिटेल में डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज पर। अच्छा खासा टाइम लेंगे, ठीक है ना। जितना टाइम मुझे लगेगा कि हाँ मैंने अपनी बात आप तक पूरी पहुंचा दी है, तो मैं उस तरीके से इस वीडियो को बनाऊंगा। थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाए, छोटी हो जाए, मुझे नहीं पता, बट मैं उस तरीके से इसको समझाऊंगा कि मुझे ऐसा लगना चाहिए कि बच्चों तक मेरी बात पहुंच चुकी है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या कहता है। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। कब अनचेंज्ड? इफ रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर चेंज्ड इनटू रो। ऐसा कब करते थे हम, याद है कि जब हम मैट्रिक्स निकालते थे, जैसे कि मान लो यहां पर, अब मैं एक एक प्रॉपर्टी समझाऊंगा विद एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से समझ में आएगा ना। ऐसे तो आपके सामने ये लिखा है, आपको समझ में नहीं आ पाएगा, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहां पर मान लो 1 2 3 4 इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट लिखा है, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज सेम ऐसे ही निकलता है जैसे हम मैट्रिक्स का निकालते हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। अगर हम ट्रांसपोज की बात करें तो ये ट्रांसपोज कर रहे हैं हम, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज सेम ऐसे होता है जैसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। मैंने समझाया हुआ है देसी भाषा में, मैट्रिक्स की पूरी 11 वीडियोस, पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैट्रिक्स की। जो रो है वो कॉलम बन जाता है, ठीक है ना, या फिर जो कॉलम है वो रो बन जाता है। अच्छा, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, -2। क्या इसका डिटर्मिनेंट भी सेम आएगा? बस यही समझाना चाह रहा हूं मैं, और एग्जाम्पल से ही आएगा। यही प्रॉपर्टी कहती है। क्या कहती है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी इक्वल होता है। रिमेन्स अनचेंज्ड का मतलब यही है कि चेंज नहीं होगा, सेम होगा। चाहे 2/2 ऑर्डर का ले लो, चाहे 3/3 ऑर्डर का ले लो, सेम रहेगा। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी थी, मेरे साथ बोलो, कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी सेम आएगा। बात खत्म, प्रॉपर्टी हो गई, सेटिस्फाई हमने कर दी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है। चलो पहले रीड कर लेते हैं, फिर एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या है। बोला है कि इफ ए एक मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें n 1 से बड़ा है, यानी कि उसका मतलब ये है कि 1 से बड़ा का मतलब ये है कि 2/2 और 3/3 ऑर्डर का है। एंड बी दी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय इंटरचेंजिंग 2 ऑफ इट्स रोज और कॉलम्स। देन, नहीं आ रहा ना समझ में क्या लिखा है, हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। चलो मान लो मैंने यहां पर एक मैट्रिक्स ले लिया ए, ठीक है ना, ये मैंने एक ए मैट्रिक्स ली है जिसको मैंने बोल दिया 2 3 0 1,
और एक मैंने बी मैट्रिक्स ले ली जो कि इसी से ही ऑब्टेन्ड हुई है, इसी से ही बनी है। बस फर्क क्या किया है मैंने, फर्क क्या किया है, इंटरचेंजिंग टू ऑफ इट्स रो और कॉलम्स। क्या मतलब है कि अगर इसके मैंने दो रो में, मतलब दो रो को मैंने इंटरचेंज कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो उस पहले वाले का डिटर्मिनेंट का नेगेटिव होगा। कैसे? मान लो ये रो है, ये रो है, फर्स्ट रो है, इसको इंटरचेंज कर दिया, सेकंड बना दिया, और इसको फर्स्ट बना दिया। चेक करें क्या इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा निकल के, 2 1 जा 2 माइनस 0 यानी कि 2 आ गया। इसका डिटर्मिनेंट निकाले, क्या आएगा डिटर्मिनेंट इसका, 0 3 जा 0 माइनस 2 1 जा 2, कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। देख लो, यही प्रॉपर्टी कहती है कि इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा और जो इसका आएगा वो इसका नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि प्रॉपर्टी हमें यह समझाती है कि अगर ये एक मैट्रिक्स लिखी है और इसके रो को या कॉलम को मैं इंटरचेंज कर दूं, रो या कॉलम दोनों को नहीं, देख लो यहां पर भी लिखा है रो और कॉलम, या तो रो को इंटरचेंज करो या फिर कॉलम को इंटरचेंज करो, ठीक है ना। बात तब भी सेम हो जाएगी, या तो रो के साथ काम करो या कॉलम के साथ काम करो, किसी एक के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, नहीं नहीं, ये रो है, इसको इंटरचेंज कर दिया, ये रो को ये वाली रो बना दिया और ये वाली रो को ऊपर वाली रो बना दिया। तो इसी मैट्रिक्स से हमने ये वाली मैट्रिक्स बनाई है। इसका डिटर्मिनेंट अगर जो भी आएगा, इसका डिटर्मिनेंट उसका नेगेटिव होगा। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और यही प्रॉपर्टी लिखी है। देख लो कि अगर डिटर्मिनेंट इसका ये है तो इसका सेम होगा, बस माइनस का साइन नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां पर मैंने ए और बी लिया है, इन्होंने यहां पर बी और ए करके लिया है। बात सेम है दोनों से, बात दोनों से सेम है। ये मत सोचो कि यहां पर हमने बी को तो माइनस में आ रहा है, ये तो प्लस में आ रहा है, नहीं। जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझो कि अगर मान लो बी मैट्रिक्स ये होती और इसको मैं इंटरचेंज करता रो को, तो ये बन जाता ना, तो ये इसका नेगेटिव आ जाता, ठीक है ना। समझाना चाह रहा हूं मैं, जो समझ लो। कैसे याद करें दूसरी प्रॉपर्टी, कि अगर कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स हो या 3x3 की मैट्रिक्स हो, उसके मैं रो को, कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर दूं। यहां पर देखो दो क्यों बोला है, क्योंकि अगर मैं 3x3 की मैट्रिक्स लेता हूं, देखो यहां पर मान लो 3x3 की मैट्रिक्स मैंने ले ली, ये ले ली मैंने, ये रही, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। और अगर मैंने इसको इंटरचेंज करके लिखा, तो मैंने क्या किया, इसको यहां पे लिख दिया और इसकी जगह पर यहां लिख दिया, ये बस, ये एज इट इज रहा, ये थर्ड वाली एज इट इज रहेगी। इन दोनों को आपस में मैंने इंटरचेंज करवा दिया। क्या करवा दिया मैंने आपस में, इसको इंटरचेंज करवा दिया। तो इंटरचेंज करवाते ही क्या होगा, क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, बस इसका जो आएगा उसका नेगेटिव होगा, यानी कि अपोजिट साइन, ऐसा समझ लो। अगर मान लो इसका डिटर्मिनेंट एग्जांपल के लिए -10 आता है, इसका कितना हो जाएगा 10, अगर इसका 10 आता है तो इसका हो जाएगा -10। बस ये प्रॉपर्टी समझाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं। बड़ा मजा आता है अगर इसको दिमाग में अगर ये बैठ जाए ना, तो बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। चलें आगे बच्चा, देखो आगे क्या होगा, थर्ड प्रॉपर्टी समझेंगे, ठीक है ना। आपको ये प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल के साथ समझाई जा रही है। क्यों? क्योंकि रटने के लिए नहीं बोल रहा कि प्रॉपर्टीज तो आपकी बुक में भी लिखी है, पढ़ लो उसे रट लो, बट नहीं, एग्जांपल लेके समझाना जरूरी है, जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी, ठीक है। क्या बोला है आगे कि इफ 2 रोज या कॉलम्स, देखो यहां पर हर बार यही बोला जाता है, 2 रो या 2 कॉलम, और आता है ना, या 2 रो या कॉलम, रो या कॉलम। इफ 2 रोज और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर प्रोपोर्शनल, देन डिटर्मिनेंट कितना आएगा 0। क्या मतलब है इसका, चलो इसको भी समझें क्या एग्जांपल लेके।
हाँ एग्जाम्पल लेके समझाओ सर, हमें नहीं आता ऐसे समझ में। चलो अगर मान लो कि ये एक मैट्रिक्स है ए, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, इसको लिखते हैं हम। पहले 3x3 ऑर्डर का समझते हैं, हर बार हम 2x2 ऑर्डर ही क्यों लें, हम 3x3 ऑर्डर भी समझेंगे। 2 4 6 और यहां पर मैंने ले लिया 1 2 और 3 और यहां पर मैंने ले लिया 1 0 1, कुछ भी ले लिया मैंने, ठीक है ना, ये रैंडमली ले लिया, बट मैंने कुछ तरीके से बनाया है इसको। कैसे, देखो, इफ 2 रोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बात समझ में आती है, कोई भी 2 रो, इफ 2 रोज आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि सेम रेशो में। कैसे, देखो अगर मैं यहां से 2 रो ये वाली उठा लूं, ये वाली 2 रो को उठा लूं अगर मैं, और यहां पर मैं लिखूं 2/1 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 6/3, क्या ये मुझे सेम प्रोपोर्शन में देते हैं? देखो सेम प्रोपोर्शन में आ रहा है, आ रहा है ना। तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको कैलकुलेट करने बैठें। एग्जाम में इस तरीके से ही ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं कि प्रॉपर्टी की हेल्प से ऐसे ही आप विद इन 5 सेकेंड्स में कर दो। सर ये कैसे हो गया, जरा करके बताना, क्या जीरो आएगा? देख लो, डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट तो सिखाया हुआ है ना मैंने, तो आपको सबको पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। चलो सॉल्व करके देख लो, 4 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 8, और ये आ जाएगा कितना, माइनस का 12। तो 4 और 12 माइनस का 12 कितना आ गया, 0 आ गया, नहीं आ गया डिटर्मिनेंट? और मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया था कि डिटर्मिनेंट 0 आएगा इसका, ठीक है। क्या बात समझ में आती है? अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात तो हम डिटर्मिनेंट में स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करते हैं, रेक्टेंगुलर का तो कोई काम ही नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो इस चाहे 2x2 ऑर्डर की हो चाहे 3x3 ऑर्डर की हो, तो उसमें अगर कोई भी 2 रो सेम रेशो में है या प्रोपोर्शनल है तो उसका डिटर्मिनेंट हमें 0 देता है। बस ये वाली बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। 3 प्रॉपर्टी हमने बहुत ही प्यार से और बहुत ही धीरे धीरे समझी हैं। मुझे ये लगता है कि मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी और समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। 3 प्रॉपर्टी हमने क्या क्या पढ़ी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। एक प्रॉपर्टी हमने क्या समझी कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज करवा दें तो उसका डिटर्मिनेंट उसके दूसरे वाले जो इंटरचेंज वाला डिटर्मिनेंट आया है उसका नेगेटिव होगा, डिटर्मिनेंट अपोजिट साइन वाला होगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या समझी कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम रेशो में हैं या प्रोपोर्शनल हैं तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, ठीक है ना। तो क्या है ये ऐसे ही तो क्वेश्चन है जो करने में, एमसीक्यूज में करने में बहुत मजा आता है। और एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आपको लगेगा कि यार ये तो एमसीक्यू के हिसाब से है ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, 1 नंबर के हिसाब से नहीं है ये, बट प्रॉपर्टीज का यूज करके वो इतना इजी हो जाता है, तभी एग्जामिनर ने उसको एमसीक्यू में डाला होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड्स में हो जाएगा। बट वही है कि अगर बच्चों को प्रॉपर्टीज पता हो, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये, मतलब समझ लो कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज हमने समझ ली हैं, बहुत अच्छे से समझ ली हैं। आगे चलते हैं, आराम से डिस्कस करेंगे एक एक प्रॉपर्टीज को। यहां पर जितना भी कंटेंट लिखा है ना प्रॉपर्टीज का, डिटर्मिनेंट्स का, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए डिटर्मिनेंट से, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, जो भी आपके सिलेबस में है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको बाहर। चलो यहां पर ये बोला है कि एक डिटर्मिनेंट है इक्वल टू में के और एक डिटर्मिनेंट है वेयर बी इज द मैट्रिक्स
ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय मल्टीप्लाइंग वन रो। अच्छा जी, क्या बोल दिया ये, तो क्या बोल दिया ये। चलो, क्या मतलब है कि एक मैट्रिक्स ले ली हमने, मान लो ए एक मैट्रिक्स ले ली हमने, ठीक है, हमने ये एक मैट्रिक्स ले ली, या फिर ऐसे समझो कि हमने एक बी मैट्रिक्स ले ली। चलो, ठीक है, और हमने यहां पर के एक नंबर ले लिया, मान लो के एक हमने स्केलर ले लिया 2, और मैंने क्या किया कि इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करवा दिया, और वो मेरा निकल के आ जाएगा कुछ, मैंने नाम दे दिया उसका 2a करके या 2b करके कुछ नाम दे दिया मैंने, ठीक है, कुछ भी समझ लो, या फिर ऐसे समझो इसको b ही रहने दो, क्यों इतना कंफ्यूजन हो जाना है, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई अगर इसमें करवाएंगे तो कितना आएगा, 0, 2 और 10। चलो, क्या कहना चाह रहा है वो, कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा कितना आएगा, चलो निकाल लेते हैं ना हम तो प्रूफ के साथ देखेंगे प्रॉपर्टी को। 5 2 10 माइनस 0 यानी कि 10 आ गया। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालें, 2b का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें पूरे का, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 40 माइनस 0, ठीक है ना, तो 40 आ गया। क्या मतलब है कहने का इसका कि अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना, ये भी क्लियर हो जाएगी आपको, ये वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाएगी, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी भी। अगर ये 40 निकल के आया है, 40 कैसे निकल के आया है, अगर k मैंने 2 लिया है और मैंने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है, मान लो, चलो पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिफ्थ वाले को समझ लो, पहले फिफ्थ वाले को समझ लेते हैं, फोर्थ वाले पर अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो अगर n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो k की पावर n हो जाएगा। अगर मैं यहां से क्या करूं, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला निकालना चाहूं कि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर n करूंगा, और साथ में मैं ये जो b मैट्रिक्स है वो जो निकली थी वो हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 10 यानी कि कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। देखो 40 आया था ना। ये प्रॉपर्टी बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वाली मोस्टली बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी पर। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, ठीक है ना। पहले बात करते हैं फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट b इक्वल टू k और डिटर्मिनेंट a वेयर b इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम a। जो b मैट्रिक्स है वो a से ऑब्टेन्ड हुई है बाय मल्टीप्लाइंग वन रो ऑफ a बाय k। आई मेरी बात समझ में, ये नहीं आई, चलो, यहां पर बोला है कि वन रो में मल्टीप्लाई करिए, हमने सब में कर दी थी, वो अलग केस था, वो अलग केस था। चलो समझते हैं, यहां पर हम दोबारा से फोर्थ प्रॉपर्टी को समझते हैं। फिफ्थ तो हमने समझ ली ना, कहोगे तो फिफ्थ का एक एग्जांपल और लेके समझा दूंगा। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, पहले डिस्कस करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी को, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है ये तो चैप्टर। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बोरियत हो रही होगी, ठीक है ना। बोला है कि B एक मैट्रिक्स है जो A से ऑब्टेन्ड है, तो पहले हमें A मैट्रिक्स ही बनानी पड़ेगी। कोई भी A मैट्रिक्स ले लो, ये ले ली। वो कह रहा है कि B मैट्रिक्स जो बनेगी वो A से ही ऑब्टेन्ड होगी, कैसे, मल्टीप्लाइंग वन रो ऑफ A बाय K, यानी कि K मान लो हमने 2 लिया था, तो एक रो या फिर एक कॉलम, बार बार सुन लो, एक रो या एक कॉलम, कोई भी एक रो ले लो या एक कॉलम ले लो, और उसमें इस स्केलर की मल्टीप्लाई करवा लो। सर ऐसा ही क्यों, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, अभी समझाऊंगा आगे, अभी आ रही है वो वाली प्रॉपर्टी भी। तो 2 की मल्टीप्लाई एक रो में अगर मैंने करवा लिया तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और बाकी तो एज इट इज रहेगी। तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा डिटर्मिनेंट, देखो 1 1 जा -1, ये 0, तो ये -1 आ गया। और अगर इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा क्या आएगा, -2 और ये 0, यानी कि -2। तो क्या हो रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर इसको मैं डायरेक्ट करना चाहता तो इसको मैं डायरेक्ट कर सकता था, कैसे, यानी कि ये मेरा कितना है, -2 है ना, ये मुझे अगर निकालना है तो मैं डायरेक्ट कर सकता था, k की मल्टीप्लाई करवाता इसमें, ये निकालने की मुझे जरूरत ही ना होती। k कितना था, 2 था, और a कितना है, -1 है, तो कितना आ गया, -2 आ गया। देखो -2 ही आ रहा था, आ रही है मेरी बात समझ में,
कि माइनस का 2 ही आ रहा था ना, कि कितनी बढ़िया प्रॉपर्टी है। वो ये कहता है कि अगर एक मैट्रिक्स है, उसके किसी भी एक रो में या कॉलम में हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हमें उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे? कि ए जो मैट्रिक्स दी है उसका डिटर्मिनेंट निकालो और स्केलर की मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही हमारा इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। हो गई बात समझ? आगे क्लियर है? अब तो क्लियर है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट फिफ्थ वाली है। क्यों है फिफ्थ वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? क्योंकि ऑलरेडी इस वाली प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन बहुत बने हुए हैं। अगर मान लो किसी स्केलर की मल्टीप्लाई हो रखी है अंदर, तो इसको हम इस तरीके से इसका निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अंदर मल्टीप्लाई करके दिखाओ और फिर हम निकालेंगे, नहीं। देखो, ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर मैं करवाऊं, मान लो 3/3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स थी और यहां पर कोई खतरनाक सा नंबर आ गया, 1/10 आ गया। अब यहां पर नंबर भी बड़े ऊट पटांग से लिखे हुए हैं, तो मैं क्या पहले 1/10 की मल्टीप्लाई करवाता रहूं अंदर सबसे, फिर उसके बाद मैं उसका डिटर्मिनेंट निकालूं? नहीं, पहले जो मुझे मैट्रिक्स दे रखी है ना, बस इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो और साथ में मल्टीप्लाई करवा दो। जो स्केलर था ना ये 1/10, इसकी पावर कर देना। क्या करोगे? पावर 3। क्यों? क्योंकि 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें भी हम ये चीज डिस्कस कर लेंगे। यहां पर मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी क्यों आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रट लो, दिमाग में बिठा लो, जैसे मर्जी करो, कि ये चीज इंपॉर्टेंट तो बहुत है भाई। बार बार बोल रहा हूं मैं, दोनों प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि क्या लॉजिक है। ये जो n है ना, n, ये जो n है ये ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? जो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें दे रखी होगी, 2/2 या 3/3, जो भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें दे रखी होगी क्वेश्चन में। आगे चलें, मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। मैं इस पर 2 मिनट के लिए और रुक रहा हूं, समझ लो ध्यान से। क्यों रुक रहा हूं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। ये देख लो कि ये कैसे लिखी गई है, कि अगर किसी मैट्रिक्स में स्केलर की मल्टीप्लाई करवा के फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो उसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि k की पावर n और डिटर्मिनेंट a। आ गई बात समझ में? n क्या है? ऑर्डर है, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। चलें आगे, प्रूफ करके मैंने आपको ये समझा दिया। ये रैंडमली मैंने एग्जाम्पल अभी लिए हैं आप लोगों के सामने, ये पहले से मैंने एग्जाम्पल सोच के नहीं रखे ना। देखो, मैंने यहां पर कोई भी एग्जाम्पल लिखे हैं इन प्रॉपर्टीज के, देखो इन प्रॉपर्टीज के नीचे मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिखे हैं? कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिखे। ये सिर्फ रैंडमली मैंने अभी एग्जाम्पल लेके आपको शो करके दिखाया है, ठीक है ना। तो मुझे कोई ये याद भी नहीं है, क्वेश्चंस में कितने याद रख लूंगा, ठीक है ना। चलें आगे। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी आपके ज्यादा काम की क्यों नहीं है? क्योंकि इस वाली प्रॉपर्टी पर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इस सेशन में आपको पता है कि मैट्रिसेस में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का एक टॉपिक है जिससे हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, और हमने वो चीज नहीं पढ़ी है, तो मोस्टली उसी का यूज होता है। तो इस वजह से हम ये वाली प्रॉपर्टी को स्किप कर सकते हैं, बट मैं आपको फिर भी एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं कि ये प्रॉपर्टी क्या है। मान लो कि मैंने यहां पर लिखा a+b और यहां पर मैंने कोई नंबर लिख दिए। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, अब समझ लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो कि कुछ ऐसे लिखा है, ठीक है ना, a+b 2। देखो, इस प्रॉपर्टी का यूज मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस छोटा सा एक आइडिया दे रहा हूं कि अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसके डिटर्मिनेंट को मैं इन दोनों के इक्वल लिख सकता हूं। a यहां से लिखा, 2 और 3 एज इट इज, इधर से b उठाया, -1 और 0 एज इट इज, इधर से c उठाया, 2 और 0 एज इट इज, प्लस फिर डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और अब ये जो b, c और d है ना वो आ जाएंगे, ठीक है। तो b, c और d, और बाकी फिर एज इट इज
बाकी फिर एज इट इज। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, ये क्यों यूज करते हैं हम, ये जब बहुत ज्यादा बड़े डिटर्मिनेंट होते हैं ना, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, उसमें ये वाली प्रॉपर्टी काम आती है, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी डिटर्मिनेंट की है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और काम की बहुत प्रॉपर्टी है, बट आपके लिए ज्यादा काम की नहीं है अभी फिलहाल के लिए, इस सेशन के लिए, ठीक है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, या फिर इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल के ऐड कर दो, सेम आएगा, ये प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है ना। चलो इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ज्यादा मैंने आपको बता दिया कि इस सेशन के लिए नहीं है, बस आगे चलेंगे। आगे बोला है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो देन इट्स वैल्यू इज जीरो। क्या बात है, ये प्रॉपर्टी बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। क्या है वो, ये कह रहा है कि कोई भी एक रो ले लो, जैसे मान लो मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं और डिटर्मिनेंट मेरे पास कुछ ऐसा आया कि उसकी कोई भी एक रो या कॉलम सारे जीरो हैं, मान लो ये है ऐसा कोई डिटर्मिनेंट लिखा है और यहां पर ये सारे जीरो हैं, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि यहां पर भी तो जीरो आ गया, आ जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट देखो इस वाली रो को देखो, इस वाली रो के सारे एलिमेंट्स जीरो है, तो अब क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्या, नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा, मान लो ये ए है, तो इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा ना, जीरो आएगा, बात खत्म, खत्म खत्म, बात खत्म। क्या, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, ईच एलिमेंट, एक रो का के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। अब ये आप खुद प्रूफ करके देखो, पक्का आंसर इसका जीरो आएगा। कोई भी एक रो ले लो या एक कॉलम ले लो, मान लो ये ऐसे एक कॉलम था और यहां पर कोई वैल्यूज दे रखी हैं, तो यहां पर देखो ना, एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो आएगा, इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो आएगा। ये प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है ना, हम नहीं कह रहे, प्रॉपर्टी कहती है, और ये प्रूफ करके हम देख भी सकते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करो और देख लो, नहीं आएगा फिर बताना मुझे। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोला है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब ये है सेम 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 सेम, शेम शेम नहीं, सेम सेम मतलब आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। एनी टू रोज या कॉलम डिटर्मिनेंट में अगर सेम है, मान लो ये है, चलें, चलो जैसे कि मान लो ये दे रखा है हमें, क्या इसको व्हाइट पेन से लिखें, चलो मान लो यहां पर लिखा है 2 4 3 और यहां पर भी लिखा है 2 4 3 और बाकी में लिखा है 0 0 -1, मतलब कुछ भी लिखा है, कुछ भी ले रहा हूं मैं, यहां पर मान लो 9 है, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, दो रो सेम है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल यानी कि सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, जीरो आएगा, नहीं निकालेंगे हम। अरे क्यों निकालें, मान लो कि ऊट पटांग वाले नंबर आ गए, ये आ गया मेरा 1/2 1/4 1/4, ये भी 1/1 और ये आ गया कुछ, अच्छा ये तो जीरो ही है, और मान लो ये आ गया ऐसे और ये आ गया ऐसे। अब कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी इसकी कैलकुलेशन निकालनी, इस केस में प्रॉपर्टी काम आएगी। हमें ये दिख रहा है कि दोनों रो सेम है, दोनों रो के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो इसका सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तभी तो प्रॉपर्टी का फायदा है। क्यों सीख रहे हैं हम प्रॉपर्टी, इसी वजह से सीख रहे हैं। इसका फाइनल आंसर जीरो आएगा, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, बस यही एक प्रॉपर्टी कहती है। ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी प्रॉपर्टी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इफ एनी टू रोज या कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल या सेम देन इट्स वैल्यू इज जीरो, ठीक है ना, उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की जीरो आएगी। और जीरो कब आ सकती है, जब डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो
कि सारे एलिमेंट्स या किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट्स 0 हों। या तो कोई एक रो ले लो या कोई भी एक कॉलम ले लो, दोनों नहीं, कोई भी एक रो या कॉलम। यहां पर भी देखो, कोई भी 2 रो हैं या फिर कोई भी 2 कॉलम के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। टाइम लेके क्यों समझा रहा हूं मैं, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते हैं इस पर। ये हमने पढ़ लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया, डिटेल में डिस्कस किया है हमने। चलें अब ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन डिटर्मिनेंट्स। आप इसको एज अ प्रॉपर्टी समझ लो, या कुछ डिटर्मिनेंट के ऐसे रिजल्ट्स जो कि बड़े काम आते हैं क्वेश्चंस में। क्या वो बोल रहा है कि ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की है। मान लो ए का जो ऑर्डर है 2x2 है और जो बी है उसका भी ऑर्डर 2x2 है। तो अगर 2 मैट्रिक्स है ना, 2 मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की मान लो, और बी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। तो अगर मुझे इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा के उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो पहले क्या मैं मल्टीप्लिकेशन करवाऊं? नहीं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में टाइम हमें लगता है बहुत ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहती है, बस बात खत्म। अब मान लो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कितना टाइम लगता है मल्टीप्लिकेशन करने में? प्रैक्टिस हो तब भी टाइम लगता है। तो उस केस में ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो फटाफट, बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो फटाफट, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मैच हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कह लो या डिटर्मिनेंट्स के कुछ रिजल्ट्स कह लो, एक ही बात है। क्योंकि मैंने देखो तभी यहां पर इसी वीडियो में ये मैंने टॉपिक आगे लगाया है, क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है, इसी में पढ़ना जरूरी है। यहां पर ये बोला है कि इस वाली प्रॉपर्टी में बोला है कि a की पावर n, फिर उसका डिटर्मिनेंट कर दो। a यहां पर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, a यहां पर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है ना। ये अब ये प्रॉपर्टी क्यों काम की है? अरे ये तो इतनी काम की है कि मतलब समझ लो कि इसके बिना तो डिटर्मिनेंट खत्म है। मान लो कि एक ए मैट्रिक्स है, मैंने मान लिया 3x3 ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर, n का मतलब यहां पर ऑर्डर की बात हो रही है। ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है? अब मैंने जब मैट्रिक्स पढ़ाई थी तो उसमें इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ाना सिखाया था। अब मैं ये कहता हूं कि मान लो a की पावर 5 का डिटर्मिनेंट निकालो, बताओ। पहली बात तो a की पावर 5 निकालने में ही हमें कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे। यानी कि एक मैट्रिक्स की पहले मल्टीप्लाई करो, एक बार मल्टीप्लाई करने में दिमाग खराब हो जाता है, 5 बार मल्टीप्लाई कौन करेगा? फिर उसका डिटर्मिनेंट भी निकालो। अरे पागल थोड़ी है हम। क्या करेंगे उस केस में कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो और उसकी पावर कर दो। पावर क्या करोगे? पावर क्या करेंगे हम यहां पर? अच्छा, यहां पर n का मतलब ऑर्डर नहीं है, देख लो यहां पर n का मतलब ऑर्डर नहीं है। n यहां पर ये है कि जितनी पावर है ये 5। n मतलब यहां पर लिख देता हूं मैं कि n का मतलब ये है कि इंटीग्रल पावर की बात हो रही है, ठीक है ना। ऑर्डर नहीं है n, उससे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जैसे मैं कंफ्यूज हो गया तो मत कंफ्यूज हो जाना कि n मतलब ऑर्डर नहीं है, यहां पर इंटीग्रल पावर की बात हो रही है। तो क्या करेंगे, बस a का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, उसके ऊपर पावर लगा दी 5। मतलब अगर हमने यहां पर 5 लिया तो 5, नहीं तो अगर इसके हिसाब से समझे तो पावर n आ जाएगी ऊपर, बस ये मतलब है इसका। आ गई बात समझ में? सही, छोटा सा एग्जांपल लेके बता दो फटाफट। जब कह रहे हो तो इतनी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है तो एग्जांपल ले लो। फिर चलो एग्जांपल ले लेते हैं रैंडमली। अगर मान लो a एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 2x2 का ले लें, चलो 2x2 का ही ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको -3 कर लेते हैं, इसको -2 कर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लो। अब मैं ये कहता हूं
कि ए की पावर 5 का डिटर्मिनेंट निकालो भाई। क्या करें अब, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ए की पावर 5 का डिटर्मिनेंट निकालो। अब क्या करें, 5 की मल्टीप्लाई करें क्या बार बार? ए की पावर 5 का डिटर्मिनेंट पूछा है, कैसे करें? तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 4 जा 4 माइनस, और इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, देखो 6 आ गया प्लस का, तो 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। बस क्या करेंगे, प्रॉपर्टी कहती है हम ये काम करेंगे, तो यानी कि -2 की पावर 5 करेंगे, यानी कि -2 की पावर 5 हो जाएगा माइनस का 32, ये आंसर आ जाएगा। बस खत्म बात, हो गई बात खत्म। यही तो सीखना है, इसलिए तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की प्रॉपर्टी है ये। जो चीजें मैं बता रहा हूं ना स्पेशली कि ये इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। अभी देख लोगे आप क्वेश्चंस जब आएंगे ना इसके, तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों है इंपॉर्टेंट। चलें आगे, क्या थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि इफ ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ith column of A is the sum of ith column of B and C and all other columns of A, B, C are identical, then इसको हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी अभी आगे आएगी, समझ लो क्या आएगी, कि अगर मान लो कि इन जनरल कह रहा हूं मैं, चलो देख भी लेते हैं एक बार, अगर आगे लिखी है तो कहां लिखी है, ये रही, ये यहां पर ये चीज देखो कि अगर मान लो ऐसे लिखा है, इन जनरल डिटर्मिनेंट बी प्लस सी नॉट इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट बी प्लस डिटर्मिनेंट सी के। ये चीज देख लो, इंपॉर्टेंट है कि ऐसे मत समझना कि अगर बी और सी हमें दो मैट्रिक्स दी है तो उसको ऐड करके जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा और उनका जो अलग अलग डिटर्मिनेंट निकल के आएगा वो सेम होगा, उनको ऐड करें तो नहीं, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है। देख लो, कहीं डायरेक्ट लगाने मत लग जाना इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। चलें आगे, अभी हम इस पर हैं, इस पर अगर बात करें, अच्छा ये क्या, अच्छा ये यहां पर भी लगा दिया क्या, अच्छा चलो ठीक है, ये थर्ड और थर्ड सेम है, ये और ये वाला सेम है, ये यहां पर भी लग गया। चलो यहां से समझ लेते हैं, इफ ए बी एंड सी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देखो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं ना, आपको बुक मिलेगी अप्लाइड मैथ्स में जो आपकी सीबीएसई की हैंडबुक है, ना आपको मिलेगी ये वाली प्रॉपर्टी एमएल अग्रवाल में जो अप्लाइड मैथ्स है, या फिर कोर मैथमेटिक्स भी उठा लोगे ना अगर एनसीईआरटी की, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि आपको इस चैनल पर जो भी मिलेगा एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कम तो नहीं मिलेगा, कम का तो कोई काम ही नहीं है, ज्यादा ही मिलेगा। एनसीईआरटी उठा कर देख लो, चाहे एमएल अग्रवाल उठा कर देख लो, ये वाली प्रॉपर्टी मुझे नहीं लगता कि मिलेगी, और नहीं है, ठीक है ना। चलो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है कि ए बी सी 3 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। फटाफट एग्जांपल ले लेते हैं, चलो फटाफट एग्जांपल लेके इस वाली प्रॉपर्टी को भी समझ लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है। फटाफट लेते हैं कोई भी एग्जांपल, मान लो यहां पर मैंने 4 ले लिया, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया। एक बी मैट्रिक्स मैंने ले लिया, बी मैट्रिक्स क्या कहता है वो, अच्छा बी मैट्रिक्स, अच्छा मैं मुझे देख लेना मैं मैट्रिक्स कैसे बना रहा हूं, पहले मैट्रिक्स देख लो मैं बना कैसे रहा हूं। ये हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा 1 और ये 5। सर ऐसे क्यों बनाई मैंने, प्रॉपर्टी से बनाई है ना, प्रॉपर्टीज जो कह रही है उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन तैयार किया है आपके सामने, अभी किया है रैंडमली, ठीक है ना। तो इसको सेटिस्फाई करवाते हैं, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। देखो अगर मैं ए मैट्रिक्स निकालूं तो 4 0 0 -10, तो -10 आ गया। अगर मैं बी मैट्रिक्स निकालूं तो 3 0 0 -5 आ गया। अगर मैं सी मैट्रिक्स निकालूं तो 1 0 0 -5 1 5, तो -5 आ गया। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए मैट्रिक्स का सम बी मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स होगा क्या, ये -10 आ रहा था, ये -5 आ रहा है, और ये भी -5 आ रहा है,
तो यानी कि माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 10। अरे प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर दी, बट किया क्या ऐसा, ऐसा क्या जादू कर दिया कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। देखो क्या किया है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये रैंडमली हमने एक मैट्रिक्स बनाई है जिसमें हमने क्या किया है, 4 2 एक रो और ये भी एक रो है। मैंने क्या किया है कि ये वाली रो और इसकी रो को सेम रखा है। ए में भी जो ये वाली रो है सेम है, बी में भी जो ये वाली रो है सेम है, और सी में भी जो है ये वाली रो सेम है। मैंने ऊपर क्या चेंजेस करे हैं ये समझ लो। अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसके यहां पर एलिमेंट दे रखे हैं 4 और 2, तो ये जो 4 है ना, ये जो 4 है इसका सम यहां पर 3 और 1 है। 4 है और इसका सम 3 और 1 मैंने इधर बनाया। चाहे मैं इधर 1 लिखता उधर 3 लिखता तो भी बात एक थी, चाहे मैं इधर 2 लिखता उधर 2 लिखता तो भी एक बात है, चाहे मैं इधर 2.5 लिख देता उधर 1.5 लिख देता तो भी एक ही बात है। इधर देखो क्या किया है, इधर 2 है, इधर मैंने 1 लिखा है और इधर भी मैंने 1 लिखा है, यानी कि 1 + 1 2, 3 + 1 4। इस तरीके से अगर मैंने मैट्रिक्स बनाई है तो उसकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तभी करेगी, नहीं तो वैसे नहीं करेगी। वैसे कैसे कर देगी खुद सोचो। क्या एक ए बी सी 3 अलग अलग मैट्रिक्स है तो वो कैसे दो मैट्रिक्स का सम ये वाली मैट्रिक्स दे देगा, नहीं ना। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो दे देगा। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं ये एक्स्ट्रा ही है। बच्चों को लगेगा कि पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दिया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बेटा, डिटर्मिनेंट्स का ही पार्ट है, बट एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीख लोगे तो क्या चला जाएगा। ठीक है ना, अगर एक दो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा सीख ली तो कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगी ना, कभी ना कभी तो काम आ जाएगी। अब हमारे चैनल पर आए हो तो कुछ एक्स्ट्रा तो सीख के जाओगे ही ना। अगर सेम टू सेम बुक ही हम पढ़ा दें तो फिर बात ही क्या है। चलो, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमें ये पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो, किसी भी ऑर्डर की हो, वो हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मान लो अगर मैंने यहां पर 3x3 ऑर्डर की ले ली, तो 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे पता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होती है। इसका डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना है ना, इसका डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना है, कुछ नहीं करना, 1 आएगा बस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 आता है, चाहे 2x2 ऑर्डर हो चाहे 3x3 ऑर्डर हो। नहीं आती बात समझ में तो कैलकुलेट करके देख लो डिटर्मिनेंट की वैल्यू। आ गई मेरी बात समझ कि आई एन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन का मतलब समझ में आ गया ना। पहली बात तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं, तो हमेशा 1 आएगा। ये O0 क्या है सर, ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आता है। अच्छा, 0 कब कब आ रहा है सोच पा रहे हो। अभी दो प्रॉपर्टी हमने पहले भी करी हैं, कब कब 0 आया। एक तो नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है, और एक तब आता है जब हम कोई भी एक रो हमें सेम दे रखी हो, कोई भी मतलब 2 रो हमें सेम दे रखी हो, सारे एलिमेंट सेम दे रखे हो। और कब आता है कि हमें अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स, एक रो के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हों तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू बहुत बार 0 आती है। कब कब आती है ये आपको प्रॉपर्टी से ही पता चलेगा, प्रॉपर्टी की हेल्प से ही पता चलेगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, चलें आगे। आगे क्या है, ओके, लास्ट पेज है बस ये आज का आपका, प्रॉपर्टीज पर सम रिजल्ट्स ऑफ ऑन डिटर्मिनेंट्स कह दो, ये आपका आज का लास्ट पेज है। चलो डिस्कस करें क्या। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। अच्छा, ये नॉन सिंगुलर क्या आ गया अब सर, ये नॉन सिंगुलर सिंगुलर क्या है ये, अरे कुछ भी नहीं है, एक समझ लो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट ही है। देखो मैं ऐसे समझाता हूं, मान लो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अभी आगे हम वैसे भी इस पर डिस्कस करने वाले हैं, आगे वाली वीडियोस पर इसके बारे में आएगा। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो या तो सिंगुलर होगी, या तो वो सिंगुलर होगी, या वो होगी नॉन सिंगुलर। सही, क्या है नॉन सिंगुलर सिंगुलर, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है।
इफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स की अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 एंड सिंगुलर इज डिटर्मिनेंट 0। यानी कि अगर कोई एक ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट मान लो 0 आ गया, ठीक है ना, 0 नॉट 0 आ गया तो वो सिंगुलर है, और डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो वो क्या है, ये लिखा है ना, इफ ये जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0, कब, नॉन सिंगुलर के केस में। अच्छा उल्टा लिख दिया हमने, सॉरी उल्टा लिख दिया, उल्टा हो गया ये। इस केस में तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा और इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी, बस ये पहचान है आपको, ठीक है ना। ऐसे करके इसको याद रख लो। एक ऐसी भी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट कभी कभी 0 भी आ जाता है, बहुत बार आया है, हमने अभी देखा नहीं है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 होता है, 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आया था तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। देख लो, एक बढ़िया सा क्वेश्चन बता दिया मैंने। अब जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, 1 आता है, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यही तो चीज है बस, सिंगुलर नॉन सिंगुलर यही है। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, अरे काम आएगा आगे जब सॉल्यूशंस पढ़ेंगे ना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल से और मैट्रिक्स मेथड से, तब ये काम आएगा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का, ठीक है ना। तो याद रख लो, सिंगुलर जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए और नॉन सिंगुलर जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना आए। अच्छा ये तो बात हो गई खत्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिटर्मिनेंट of a skew symmetric matrix of odd order is 0 and of even order is a non-zero perfect square। अब ये प्रॉपर्टी ढूंढ के दिखा दो कहीं मिल जाए तो, ये प्रॉपर्टी ढूंढ के दिखा दो कहीं मिल जाए तो। अगर मिल जाए तो मुझे भी बता देना कमेंट सेक्शन में कि सर इस बुक में है ये, एनसीईआरटी में या फिर एमएल अग्रवाल में, अगर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट नहीं मिलेगी, ये आपको मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं और बड़ी काम की, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में सबने पढ़ा है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होती है कि उसका ट्रांसपोज करने पर माइनस का ए आ जाए। अगर वो कह रहा है कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 नहीं होता, ऑड ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स हो। अरे ऑड ऑर्डर क्या मतलब, अरे मतलब मान लो कि अगर एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और इसका ऑर्डर मान लो 1/1 हो, 3/3 हो, 5/5 हो। सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ मुझे पता है 3/3 ऑर्डर तक पढ़ा है, मैं वैसे लिख के दिखा रहा हूं। ऑड ऑर्डर है ना ये, देखो 3 ऑड है, 5 भी ऑड है, 1 भी ऑड है। तो अगर इस ऑर्डर की मैट्रिक्स है और वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा, यही प्रॉपर्टी वो कह रहा है। और अगर इवन ऑर्डर है, मान लो इवन है ऑर्डर, ये तो ऑर्डर हमारा ऑड हो गया, ये तो ऑड का केस हो गया। अगर इवन है तो नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा, अगर इवन है तो नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको पता है क्या होता है, 4, 16, 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो ये वैल्यू देगा डिटर्मिनेंट की, ठीक है। इस पर एग्जांपल लेके समझने की जरूरत नहीं है, इस प्रॉपर्टी को वैसे ही याद रख लो बस। क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर की है, ऑड ऑर्डर 3/3, 5/5, वैसे तो 5/5 तो आपके सिलेबस में है ही नहीं है, तो कभी आएगा भी नहीं। 3/3 तो आ गया, मान लो 3/3 ऑर्डर की एक आपको दिख रहा है कि हाँ यार ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक बना रहा है ऑड ऑर्डर की, क्या करें अब क्या करें, डिटर्मिनेंट निकालें इसका? नहीं, जरूरत नहीं है, उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ऑड ऑर्डर अगर मान लो 3/3 ऑर्डर की अगर एक ऐसी मैट्रिक्स है जो तुम्हें लग रही है देखने में कि हाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर 0 टिक कर देना। 9th प्रॉपर्टी मैंने समझा दी है कि याद रख लो कि अगर ये चीज ऐसे है तो ये कभी भी ऐसे नहीं होगा। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा अलग अलग डिटर्मिनेंट के एडिशन से। आ गई मेरी बात समझ? आगे चलें, लास्ट प्रॉपर्टी समझेंगे आज की और उसके बाद ये वीडियो को हम यहीं पर खत्म करेंगे।
क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा है कि थोड़ी लेंथी बन गई है, बट मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे एक एक प्रॉपर्टी को बच्चों तक पहुंचाना है, दिलो दिमाग तक पहुंचाना है, फील करवाना है, अंदर तक फील करवा देना है ये प्रॉपर्टी बच्चों को, ठीक है। अच्छा, अगर जिस बच्चे को इंटरेस्ट है पढ़ने में और वो चाहता है अच्छे मार्क्स आए, तो वो तो ये वीडियो एक बार क्या 2-2, 3-3, 4-4 बार भी देख लेगा, ठीक है ना। अगर वैसे बच्चा चाह रहा है कि अरे हम तो 15 मिनट में पढ़ सकते हैं प्रॉपर्टीज को, ये क्या 50 मिनट की वीडियो में पढ़ें, तो फिर आप अगर 15 मिनट में पढ़ सकते हो तो आप बेटा 15 मिनट में पढ़ो, अच्छी बात है, टाइम बचाओ। बट मेरा काम था डिटेल में पढ़ाने का, तो मैंने पढ़ा दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। क्या है ये? कुछ भी नहीं है। अगर मान लो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? मैंने डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपको बताया हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी ले लो और बाकी सब जीरो ले लो, यही तो होती है डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या करें? सॉल्व करें, प्रोसीजर करें? नहीं, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इनका प्रोडक्ट कर दो बस। 1 × 2 × 3 कर दो, 6 आ गया, बस 6 इसका डिटर्मिनेंट आ गया, बात खत्म। यही प्रॉपर्टी बोली है कि अगर मुझे डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट कर दूंगा ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। उनके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट कर दो, तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, बात खत्म। और यहां पर मुझे लगता है कि ये सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं। एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी, बहुत मेहनत करी है, ठीक है ना। तो आपके लिए एक एक प्रॉपर्टी को समझाया है। करने को तो मैं आपको ऐसी एक एक लाइन पढ़ के समझा देता और एक्सप्लेन कर देता, बट मैंने विद एग्जाम्पल से ये चीज एक्सप्लेन करी है। तो टाइम लगा है, मैं मान रहा हूं, बट आप ये भी तो देखो कि ये टाइम और मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। आपको एक एक चीज समझाने के लिए कर रहे हैं कि इन प्रॉपर्टीज के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिटर्मिनेंट का अगर क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और वो आप ना कर पाओ, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ फैला दो, अपने जितने भी स्कूल के फ्रेंड्स हों, ट्यूशन के फ्रेंड्स हों, कोचिंग के फ्रेंड्स हों, ऑनलाइन फ्रेंड्स हो, सबके साथ शेयर कर दो इस वीडियो को कि देखो किस तरीके से धमाकेदार तरीके से हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं डिटर्मिनेंट की, ठीक है ना। तो चलो, वीडियो वैसे भी बहुत लेंथी हो गई है, फिर बिना टाइम वेस्ट करे हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बिना लाइक करे वीडियो को नहीं जाना। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, 4.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो कि ये प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।